स्वागत है आप सभी लोगों का। 25 जून 1975 देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी एक ऐसा फैसला लेती है जिससे आने वाले 21 महीने देश के इतिहास में काले पन्नों की तरह दर्ज होने वाले थे। क्या था वो फैसला? वो फैसला था देश में इमरजेंसी यानी आपातकाल लगाने का। इमरजेंसी का वो दौर इंडियन हिस्ट्री का सबसे विवादास्पद दौर था। किन सर्कमस्टांसेस में इमरजेंसी लगाई गई, इसी पर है आज का मेरा ये वीडियो। 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी देश में आपातकाल की घोषणा कर देती है, लेकिन हम इससे थोड़ा पहले चलते हैं 12 जून 1975 को, जब देश की हाई कोर्ट श्रीमती इंदिरा गांधी पर लगाए हुए इल्जामों को सही ठहराते हुए 6 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा देती है। इसके अलावा 1971 में जो चुनाव हुए उनके परिणामों को भी पूरी तरह से रद्द कर देती है। ये कोर्ट केस किया था राज नारायण जी ने, जो कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के बहुत बड़े नेता थे और 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव में हार गए। सीट थी रायबरेली की। कोर्ट में राज नारायण जी ने इंदिरा पे जो इल्जाम लगाए थे वो थे कि जो 1971 में लोकसभा के चुनाव हुए उसमें उन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, तय सीमा से ज्यादा अधिक चुनाव में खर्च किया और वोटरों की खरीद फरोख्त की। हाई कोर्ट ने इन सारे इल्जामों को सही माना। इंदिरा जी ने फिर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई, लेकिन 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इन 6 महीने तक उन्हें प्रधानमंत्री पद पर बने रहने की इजाजत दे दी, ताकि अगले चुनाव के बाद नया प्रधानमंत्री घोषित किया जा सके। राजनीति में किसी भी नेता का सबसे बड़ा सपना होता है प्रधानमंत्री बनने का, और श्रीमती इंदिरा गांधी का ये सपना चकनाचूर होता हुआ दिख रहा था। विपक्ष कब से इस फैसले की ताक में था। 25 जून 1975 जयप्रकाश नारायण जी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया, जिसमें लाखों लोग आए। इस रैली में श्री जयप्रकाश नारायण जी ने लोगों से अपील की कि वो सरकार की गलत नीतियों का विरोध करें, और उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी के इस्तीफे की भी मांग की। उन्होंने पुलिस और सेना से ये अपील की कि गैर कानूनी लगने वाले किसी भी आदेश का पालन ना किया जाए। इस रैली में श्री जयप्रकाश नारायण जी ने श्री रामधारी सिंह दिनकर, जो बहुत बड़े कवि हैं, उनकी लिखी हुई एक कविता भी बोली, जिसका असर बहुत ज्यादा हुआ लोगों के बीच। सदियों की ठंडी आग सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता का इतना बड़ा वर्ग जयप्रकाश जी के समर्थन में देख इंदिरा जी को लगने लगा कि ना केवल आम जनता बल्कि पुलिस और सेना भी बगावत कर सकती है। इंदिरा जी के बेटे संजय गांधी उन्हें इस्तीफा ना देने की सलाह पहले ही दे चुके थे, तो उन्होंने बुलाया बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे को, जो उनके बहुत करीबी माने जाते थे। सिद्धार्थ शंकर रे ने देश में आपातकाल लगाने का एक सुझाव दिया, जिसे इंदिरा जी ने फौरन मान लिया। आनन फानन में इमरजेंसी के डिक्लेरेशन का एक लेटर टाइप किया जाता है और इंदिरा गांधी जी सिद्धार्थ शंकर रे के साथ पहुंचती है राष्ट्रपति भवन। दोनों जल्दी जल्दी राष्ट्रपति भवन पहुंचते हैं। राष्ट्रपति को पूरी स्थिति के बारे में अवगत कराया जाता है और रात को करीबन 11:45 को इमरजेंसी डिक्लेरेशन पे साइन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में इमरजेंसी देश में लगाई जा सकती है। इसी बेस पर भारत में उस साल इमरजेंसी लगाई गई। इसके बाद प्रधानमंत्री अपने आवास पहुंचकर एक पूरी लिस्ट बनाती है कि किन किन नेताओं को, ऑपोजिशन के किन किन नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा। रात को ही ऑपोजिशन पार्टी के सभी नेताओं को, जिनकी लिस्ट बनी थी, उन सबको उठाकर जेलों में भर दिया जाता है, जैसे जयप्रकाश नारायण जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी जैसे बड़े बड़े नेताओं को रात को सोते वक्त ही उठा के जेल में डाल दिया गया। अगले दिन सुबह 6 बजे मंत्रिमंडल की एक बैठक बुलाई जाती है और उस वक्त सभी मंत्रिमंडल के लोगों को बताया जाता है कि इमरजेंसी जो है देश में लगाई जा रही है। उनसे किसी तरह की कोई राय या मशवरा नहीं लिया जाता। 25 जून सुबह 8 बजे जब जनता अपना रेडियो ऑन करती है, तो रेडियो ऑन होते ही एक आवाज उनके सामने आती है। वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी की, पहले हिंदी में और फिर इंग्लिश में। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आम आदमी को तो इमरजेंसी के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, लेकिन अगले 21 महीने उन्हें एहसास कराते हैं कि लोकतंत्र कितना जरूरी है देश में।
इमरजेंसी लगने के बाद संविधान की धारा 21 को निलंबित कर दिया जाता है, जो लोगों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देती है। लोगों को सिर्फ सरकार की आलोचना करने मात्र से ही जेलों में भर दिया जाता है। कहा जाता है करीबन 1,40,000 लोगों को जेलों में ठूस दिया गया था, क्योंकि वो सिर्फ सरकार के बारे में बात ही कर रहे थे। इमरजेंसी के दौरान आरएसएस पर बैन लगा दिया गया। देश के जो अखबार थे उस पर भी सेंसरशिप लगा दी गई। अखबार के ऑफिस में एक सेंसर अधिकारी को बिठा दिया गया, जो पहले खबरों को चेक करता था कि कहीं ये सरकार के विरोध में तो नहीं लिख रहे, और उसके बाद ही खबरों को छापा जाता था। कहा तो ये भी जाता है कि संजय गांधी पर्सनली सभी अखबारों के हेडलाइंस को चेक करते थे। इंडियन एक्सप्रेस जैसे बड़े अखबार के एडिटर्स ने अपना विरोध जताने के लिए एडिटर कॉलम को बिल्कुल खाली छोड़ दिया था। यहाँ तक कि सिनेमा को भी नहीं छोड़ा गया। फिल्में बनाने पर भी कुछ रूल्स बनाए गए, जैसे सरकार की आलोचना में कोई फिल्म या कोई गाना नहीं बनेगा। एक्शन सीन 90% से ज़्यादा नहीं होगा। हालांकि इसमें से कुछ जो नियम थे वो आज भी लागू होने चाहिए। इंडस्ट्री के एक महान गायक श्री किशोर कुमार जी, जिनके गाने आज भी लोग गुनगुनाते रहते हैं, उन्होंने जब इंदिरा जी के एक प्रोग्राम में जिंगल गाने से मना कर दिया तो उनके गानों को आकाशवाणी और ऑल इंडिया रेडियो में बजाने से बैन कर दिया गया। शोले फिल्म के क्लाइमैक्स को भी बदला गया। जहां ठाकुर पहले अपने नुकीले जूतों से गब्बर को कुचलकर मार देता है, वहीं उसे चेंज किया गया और उसकी जगह अब जो क्लाइमैक्स था, यानी कि गब्बर को कानून के हवाले कर दिया जाता है, वो वाला जो सीन है वो डाला गया। एक फिल्म आई थी किस्सा कुर्सी का, उस फिल्म पर बैन लगा दिया गया। इसके अलावा आंधी फिल्म संजीव कुमार और सुचित्रा सेन जिसमें कलाकार थे, उस फिल्म को इसलिए बैन कर दिया गया क्योंकि उसमें सुचित्रा सेन की जो शक्ल है वो इंदिरा गांधी से काफी मिलती जुलती थी। उस साल होने वाले लोकसभा चुनाव को भी स्थगित कर दिया गया। संजय गांधी द्वारा बड़े पैमाने पर पुरुष नसबंदी का प्रोग्राम चलाया गया और जबरन लोगों की नसबंदी करवाई गई। आम लोगों के मौलिक अधिकार तो छीन ही लिए गए थे, लेकिन इसके अलावा लोगों का यहाँ तक कहना है कि उस साल जब इमरजेंसी लगी तो रात को स्ट्रीट लाइट नहीं जलाई जाती थी और जो कांच के शीशे थे सरकारी मकानों के, उन्हें काले रंग से पोत दिया गया था ताकि अंदर का बाहर रात को कोई ना देख सके। संविधान का 42वां संशोधन इसी तानाशाही को दिखाता है, लेकिन फाइनली इंदिरा जी को समझ आ गया कि पूरा देश उनके खिलाफ हो चुका है। 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी को हटा दिया गया और फिर जब लोकसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस सरकार बुरी तरह से हारी। इंदिरा जी खुद अपनी रायबरेली सीट से भारी मतों से हार गई। इन चुनावों में बहुत सारी ऑपोजिशन पार्टी ने मिलकर एक पार्टी बनाई जिसका नाम था जनता पार्टी, और इस जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और अगले प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। और इसी जनता पार्टी से अलग होकर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक नई पार्टी बनाई, भारतीय जनता पार्टी। यदि आप भारतीय जनता पार्टी के बनने की कहानी का एक डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये थी इमरजेंसी की पूरी कहानी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, प्लीज़ ज़रूर दीजिए। इसके अलावा अगर कोई ऐसा विषय है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं कोई वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट में अवश्य लिखिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को देती हूँ विराम। धन्यवाद।